प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम कक्षा 11 के तहत रसायन विज्ञान में क्रियात्मक समूह से युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण और पाठ 5 के तहत अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों का, जिनमें क्रियात्मक समूह होते हैं, उनका किस प्रकार से IUPAC नामकरण कर सकते हैं। सर्वप्रथम हम ये जानने का प्रयास करेंगे क्रियात्मक समूह किसे कहते हैं। किसी कार्बनिक यौगिक में परमाणु अथवा परमाणुओं का समूह जिसके कारण वे विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। कक्षा 11 और 12 में आप इन क्रियात्मक समूह की विशिष्ट रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्रियात्मक समूह उस समूह को कहते हैं जो एक विशिष्ट प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाशीलता प्रदर्शित करते हैं। अब इसके तहत कुछ नियम निर्धारित किए गए हैं जिनका हम सर्वप्रथम अध्ययन करते हैं। इन नियमों को समझने का प्रयास करते हैं। सर्वप्रथम यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कर कार्बन श्रृंखला का चयन में उसे न्यूनतम अंक मिलना चाहिए। प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि हमने एल्केन, एल्कीन और एल्काइन में IUPAC नामकरण देखा, उसमें हमारा सबसे पहला प्रयास था सर्वप्रथम लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन किया जाए, और यहां पर भी उस बात को ध्यान में रखते हुए सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन करेंगे। साथ ही साथ जो क्रियात्मक समूह है वो जनक कार्बन श्रृंखला में आ जाना चाहिए और अंकन भी वहीं से करते हैं। नंबर 2, यदि किसी यौगिक में निम्न क्रियात्मक समूह है तो इनके कार्बन को भी जनक श्रृंखला में लेकर अंकन करते हैं। इसके कुछ उदाहरण हम देखेंगे, लेकिन अभी आप इतना अवश्य ध्यान रखें कि यह जैसे डैश COOH कार्बोक्सिल समूह, डैश COCl, डैश CONH2, डैश COOR, डैश CHO, डैश CN, ये क्रियात्मक समूह यदि किसी कार्बनिक यौगिक में है तो इनके कार्बन को इस 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 कार्बन को भी जनक श्रृंखला में जो कार्बन होते हैं उसके साथ अंकन में इनको स्थान देना है और अंकन भी यहीं से करना है। तीसरा नियम, यदि क्रियात्मक समूह जनक श्रृंखला में दोनों ओर से समान स्थिति पर हो तो प्रतिस्थापी को न्यूनतम अंक मिले अंकन करते हैं। यह पूर्व का ही नियम है। चौथा नियम, यदि किसी यौगिक में एक ही प्रकार के क्रियात्मक समूह की संख्या एक से अधिक होती है तो अनुलग्न से पहले 2 होंगे तो डाई, 3 होंगे तो ट्राई, 4 होंगे तो टेट्रा लिखते हैं, जैसा कि हम पूर्व में लिखते आ रहे हैं। पांचवा नियम, यौगिक के नाम से पहले प्रतिस्थापी का नाम, इसके पश्चात कार्बन श्रृंखला, इसके पश्चात यदि द्विबंध या त्रिबंध है तो उसका अनुलग्न और उसकी स्थिति, और अंत में मुख्य क्रियात्मक समूह जो होता है वह अनुलग्न के रूप में उसकी स्थिति के साथ लिखा जाता है। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो, जैसे किसी कार्बनिक यौगिक में CHO भी हो, OH भी हो, तो ऐसी स्थिति में एक ही कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक अलग अलग प्रकार के क्रियात्मक समूह है तो हमें तालिका के अनुसार, इसके पश्चात आपको तालिका का अंकन करवाया जा रहा है, तो तालिका के अनुसार जो क्रियात्मक समूह पहले आता है वरीयता क्रम में उसे मुख्य क्रियात्मक समूह मानते हैं और अनुलग्न के रूप में ही उसको लिखते हैं, और अन्य जो समूह होगा उसको सदैव पूर्व लग्न के रूप में लिखा जाता है। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने क्रियात्मक समूह से युक्त यौगिकों का IUPAC नामकरण पार्ट 5 के तहत इसके कुछ नियमों को हमने अध्ययन किया। इन नियमों के आधार पर हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। आप अपनी नोटबुक में इसे नोट कर लें।
प्रिय छात्र छात्राओं, आशा है आपने ये सारणी उतार ली होगी और ये जो सारणी दे रखी है उसमें यहाँ जो क्रम संख्या लिखी है 1 से लगा करके 16 तक, तो यह वरीयता क्रम कहलाता है। ये तब काम आता है जब एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो। सपोज करो जैसे अल्कोहल भी हो, OH भी हो और उस क्रियात्मक समूह में CHO भी हो, तो ऐसी स्थिति में कार्बन परमाणु का अंकन जो पहले आता है इन दोनों में, तो CHO पहले आता है तो अंकन वहां से करेंगे तो ये तो अनुलग्न हो जाएगा और यह पूर्वलग्न हो जाएगा। तो इस आधार पर कुछ उदाहरण भी हम देखेंगे। साथ ही इस तालिका के अंदर आपको क्रियात्मक समूह, जैसे पहला क्रियात्मक समूह है COOH कार्बोक्सिलिक अम्ल, और इसका पूर्वलग्न होता है कार्बोक्सी और अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, और एक उदाहरण भी दे रखा है। दूसरे नंबर पर वरीयता क्रम में सल्फोनिक अम्ल डैश SO3H सल्फोनिक अम्ल। तीसरा है एनहाइड्राइड, पहचान कैसे करोगे, डैश COO और ओइक एनहाइड्राइड अनुलग्न के रूप में लिखते हैं। चौथा है एस्टर समूह, पहचान कैसे करेंगे, डैश COOR और अनुलग्न लिखते हैं ओइट। एसिल हैलाइड डैश COX हेलो कार्बोनिल पूर्वलग्न के रूप में और अनुलग्न के रूप में लिखते हैं ऑयल हैलाइड। एमाइड छठा CONH2 पूर्वलग्न के रूप में कार्बेमोइल और अनुलग्न के रूप में एमाइड। आइसोसाइनाइड डैश N ट्रिपल बॉन्ड C आइसोसाइनो पूर्वलग्न के रूप में और आइसोनाइट्राइल अनुलग्न के रूप में। इसके पश्चात है साइनाइड डैश C त्रिबंध N और पूर्वलग्न के रूप में साइनो, अनुलग्न के रूप में नाइट्राइल लिखते हैं। इसके पश्चात एल्डिहाइड डैश CHO और यदि यह पूर्वलग्न के रूप में होगा तो फॉर्मिल या ऑक्सो लिखते हैं और अनुलग्न के रूप में L लिखते हैं। इसके पश्चात कीटोन डैश C डबल बॉन्ड O ऑक्सो लिखते हैं पूर्वलग्न के रूप में और अनुलग्न के रूप में ऑन लिखते हैं। एल्कोहल डैश OH, किसी भी यौगिक में यदि इस तरह से डैश OH लिखा हुआ है कार्बन श्रृंखला में तो वह एल्कोहल है, और यदि पूर्वलग्न के रूप में लिखेंगे तो हाइड्रोक्सी लिखेंगे और अनुलग्न के रूप में लिखेंगे तो ऑल लिखेंगे। इसके पश्चात थायोएल्कोहल 12 नंबर पर डैश SH, मर्केप्टो पूर्वलग्न के रूप में, अनुलग्न के रूप में थायोल लिखते हैं। इसके पश्चात एमीन NH2 NH और N, तो एमिनो लिखते हैं पूर्वलग्न के रूप में और अनुलग्न के रूप में एमिल लिखते हैं। इसके पश्चात एल्कीन एल्काइन एल्केन, हम जानते हैं एल्कीन में C डबल बॉन्ड C और अनुलग्न होता है इन, एल्काइन में C ट्रिपल बॉन्ड C और अनुलग्न होता है आइन, और एल्केन में C डैश C एकल बंध होता है और N लिखते हैं। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने सारणी के हिसाब से ये जो हमारे मुख्य क्रियात्मक समूह हैं उनके पूर्वलग्न, अनुलग्न और उनकी संरचना के बारे में अध्ययन किया। इस तालिका को आपको याद रखना है और इसकी संरचना, पूर्वलग्न और अनुलग्न को याद रखना है, तभी आप किसी भी क्रियात्मक यौगिक का नामकरण कर पाएंगे। उदाहरण लेते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण, अब देखिए जैसे ही आप किसी भी कार्बनिक यौगिक को देखेंगे तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि उसमें क्रियात्मक समूह उपस्थित है या नहीं। तो अब देखिए जैसे हम देख रहे हैं CH3COOH, अब यहाँ इस तालिका में देखिए COOH कहाँ आ रहा है, यस पहले ही नंबर पर आ रहा है। तो यह आपका देखिए पहचान कर ली हमने कि हमारा ये जो कार्बनिक यौगिक है उसमें COOH क्रियात्मक समूह उपस्थित है। अब ये क्रियात्मक समूह उपस्थित है तो इसका जो अंकन है श्रृंखला का, उसमें यहीं से हमें यानी यहीं से चयन करना है। दूसरी बात, इसके नियम के तहत हमने देखा था कि कुछ समूह ऐसे हैं कि जिनके कार्बन को भी मुख्य कार्बन श्रृंखला में काउंट किया जाता है, तो उनमें से एक COOH भी है। तो अंकन 1 और 1 2, कार्बन कितने हैं, 2, और 2 कार्बन के लिए हम लिखते हैं H, और साथ ही साथ इन कार्बन के बीच में सिंगल बंध आ रहा है तो एथेन प्लस, अब इसका अनुलग्न देखिए, अनुलग्न है ओइक,
तो ये हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। बहुत ही सरल है। कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा तो COOH होगा और अनुलग्न के रूप में ओइक अम्ल लिखा जाएगा, तो एथेनोइक अम्ल। चलिए दूसरा उदाहरण देखते हैं। अब देखिए यहां जैसे ही हमने देखा इस कार्बनिक यौगिक को, तो यहां सबसे पहला काम हमें क्रियात्मक समूह की पहचान करना। ये रहा क्रियात्मक समूह, वेरी गुड। अब इसका अंकन शुरू करते हैं। अंकन में देखिए 1 2 3, 1 2 3, दोनों तरफ 3 3 है। हाँ, अगर यहाँ एक और श्रृंखला होती तो हम इसका चयन करते, पर प्राथमिकता यहीं से करते हैं। अब देखिए 1 2 3, इसे हमने सही माना। अब सबसे पहले जब इसका नामकरण करते हैं तो प्रतिस्थापी समूह पहले आता है। यस, पोजीशन देखिए प्रतिस्थापी समूह की, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल, वेल डन। और कार्बन कितने हैं? 1 2 3, सभी कार्बन में एकल बंध, तो प्रोपेन और COOH का अनुलग्न इस तालिका से होता है ओइक अम्ल, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। ठीक है, यस। अब यहां देखिए, अब ये उदाहरण हमने देखा तो आप देखिए COCl इस तालिका में कहां आ रहा है? COCl ये रहा। COX, X का मतलब होता है हेलोजन, कहीं पर भी X आता है इसका मतलब होता है हेलोजन। FCl Br और I, ये हमेशा ध्यान में रखें। X का मतलब होता है FCl Br I, हेलोजन। तो COX बोलो, COCl बोलो, कहां आ रहा है? देखिए COX एसिल हैलाइड है और एसिल हैलाइड है, और इसमें भी कार्बन को काउंट किया जाता है, तो 1 और 1 2। ठीक है, यस। उतारिए इसको, इन दोनों उदाहरणों को उतारिए। यस, तो कार्बन 2, और यहां जब हम इस तालिका में देखते हैं एसिल हैलाइड का ऑयल हैलाइड, तो एथेनॉयल, एथेनॉयल क्लोराइड, वेल डन, उतार लीजिए। यस, नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां देखिए वही आ रहा है COX, Br आ रहा है, COBr, COX। यस, अंकन यहीं से 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये प्रतिस्थापी हो गया, तो प्रतिस्थापी को पहले लिखेंगे, कौन सी पोजीशन पे? 2 मेथिल, वेरी गुड। और 1 2 3 प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड, प्रोपेनॉयल ब्रोमाइड, वेरी गुड। चलिए ये देखिए चौथा उदाहरण देखिए। कार्बनिक यौगिक को देखा तो दो चीजें दिख रही है, एक तो हमें द्विबंध दिख रहा है कार्बन कार्बन में, एक तो ये दिख रहा है, और एक CN दिख रहा है। CN देखिए कहाँ रहा है? यस, CN देखिए आपका 8वें नंबर का जो वरीयता क्रम है उसमें CN, और अगर पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं तो साइनो और नाइट्राइल लिखते हैं। क्या लिखते हैं? नाइट्राइल लिखते हैं। तो अब देखिए इसमें इन दोनों में अब ये दो स्थिति आ रही है, तो अब देखिए CN जो है उसका पोजीशन आ रहा है वरीयता क्रम में 8, और एल्कीन का द्विबंध का पोजीशन आ रहा है 14। तो ऐसी स्थिति में ये तो हो जाएगा मुख्य क्रियात्मक समूह, और यह हो जाएगा प्रतिस्थापी, ये भी हो जाएगा प्रतिस्थापी। ये ध्यान में रखना है हमें कि जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक क्रियात्मक समूह हो या द्विबंध या त्रिबंध हो, तो ऐसी स्थिति में वरीयता क्रम में कौन पहले आ रहा है? तो CN आ रहा है, उसको 8 नंबर मिल रहा है, और इसको मिल रहा है आप देखिए 14 नंबर। ठीक है, तो इसको प्राथमिकता देंगे, यह अनुलग्न के रूप में होगा और यह पूर्वलग्न के रूप में होगा। चलिए अंकन करते हैं। अंकन यहीं से 1 2 3 4, 3 4, सही। चलिए अब देखिए, अब सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है,
ये प्रतिस्थापी है, किस नंबर पर है? 3 मेथिल, वेरी गुड। इसके बाद कार्बन श्रृंखला कितनी है? 1 2 3 और 4 कार्बन यानी ब्यूट, वेरी गुड। इसके बाद V1 की पोजीशन किस नंबर पर है? 2 नंबर पर, 2 इन, वेरी गुड। और इसके बाद मुख्य क्रियात्मक समूह अनुलग्न CN का देखिए तालिका में, नाइट्राइल, राइट डाउन करें। हम चाहें तो इसका पोजीशन भी बता सकते हैं, 1 नाइट्राइल, वेरी गुड, राइट डाउन कर लें। देखिए कुछ उदाहरणों के द्वारा हमने क्रियात्मक समूह युक्त कार्बनिक यौगिकों के नामकरण को समझने का प्रयास किया। जितना अभ्यास आप करेंगे उतना आप इसमें पारंगत होते जाएंगे और किसी भी कार्बनिक यौगिक का आप आसानी से नामकरण कर पाएंगे। कक्षा 11 और 12 और अप टू ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में भी आपको इसकी आवश्यकता होगी। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। ये देखिए CH3OCH3, यानी ये ईथर समूह है। ईथर समूह में क्या करते हैं कि इन दोनों में जो छोटा समूह होता है उसको O के साथ ले लेते हैं। जैसे मीथेन प्लस ऑक्सी है ना, मेथॉक्सी मीथेन, इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। जो भी छोटा समूह है उसको ऑक्सीजन के साथ जोड़ लेते हैं और उसके पीछे ऑक्सी लगा देते हैं। अब देखिए यहाँ दोनों समूह बराबर है, तो एथॉक्सी एथेन, एथॉक्सी एथेन, ये ईथर है यानी ROR। पहचान क्या है? R का मतलब होता है आपका ये जो समूह है R समूह, ठीक, एथॉक्सी उतारी। चलिए आगे चलते हैं। CH3COO CH3COO यानी RCOO कहाँ आ रहा है? देखो R एनहाइड्राइड, COOCO तालिका में क्रम संख्या 3 पर ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, इसमें अनुलग्न। तो देखिए एथेनोइक एनहाइड्राइड, ठीक है, उतार लीजिए इसको। इसका नामकरण हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, वेरी गुड। अब देखिए इस कार्बनिक यौगिक को देखा आपने और देखते ही आपको ये पहचान होगी, CHO कहाँ आ रहा है? देखिए इस तालिका में CHO आ रहा है आपका 9वें नंबर पर, एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का संरचना है ना, ये फंक्शनल ग्रुप यानी CHO आपका प्रेजेंट करता है एल्डिहाइड को। चलिए तो ये भी, इसमें भी कार्बन को काउंट किया जाता है, एक, तो एक कार्बन है और साथ ही साथ यदि आप देखें तो अनुलग्न के रूप में L लगता है, तो मेथेन प्लस L, मेथेनेल। देखो नाम से ही पता हो गया, नाम से ही पता हो जाएगा। नाइट्राइल बोला इसका मतलब CN है, ठीक है। इसके बाद ओइक अम्ल आया, एथेनोइक अम्ल आया, इसका मतलब COOH। देखेंगे आगे। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। यहाँ पर भी CHO आया, मुख्य क्रियात्मक समूह, और यह समूह भी इसके कार्बन को काउंट किया जाता है जनक श्रृंखला में, 1 और 1 2, तो 1 और 1 2 यानी एथेन और L, एथेनेल, एथेनेल, राइट डाउन करें। आगे 2-4 उदाहरण और देखते हैं।
चलिए आगे एक और उदाहरण के द्वारा इसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि कोई ऐसा कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक से अधिक क्रियात्मक समूह है तो उसका नामकरण कैसे करेंगे उससे देखते हैं। बहुत इजी वे में समझने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इस उदाहरण के द्वारा आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से हम IUPAC नामकरण कर पाएंगे फंक्शनल ग्रुप यौगिकों का। अब जैसे ही हमने देखा इस उदाहरण में, तो सबसे पहले हमें यह देखना है क्रियात्मक समूह है या नहीं है। 1 और 1 2 ये आपका पहले नंबर का कार्बोक्सिलिक अम्ल और यह आपका 9वें नंबर का एल्डिहाइड। देखो 2 कार्बोक्सिलिक अम्ल और ये आपका एल्डिहाइड। वेल डन। अब देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, अब हमें ये देखना है कि इन दोनों में प्राथमिकता किसे देंगे हम। जब किसी कार्बनिक यौगिक में एक से अधिक अलग अलग क्रियात्मक समूह है तो अंकर में प्राथमिकता किसे देंगे, किसे पूर्वलग्न के रूप में और किसे अनुलग्न के रूप में। अब देखेंगे हम इनका वरीयता क्रम क्या दे रखा है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्रम दे रखा है 1 और एल्डिहाइड का क्रम दे रखा है 9। बताओ प्रिय छात्र छात्राओं, तो पहले आएगा ये, तो ये आएगा मुख्य क्रियात्मक समूह और यह आएगा प्रतिस्थापी के रूप में। क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो अब देखिए अंकन करेंगे। ये समूह ऐसा है कि इसके कार्बन को भी काउंट किया जाता है। 1 2 3 4 5 6। यहां अगर नीचे चलते हैं तो 5 होता है और यहां 6 होगा। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, प्रतिस्थापी को लिखते हैं। प्रतिस्थापी है, पोजीशन कौन सी है 4 पर। और एल्डिहाइड यदि पूर्वलग्न के रूप में लिखते हैं तो फॉर्मिल या ऑक्सो लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे 4 फॉर्मिल। वेरी गुड। चलिए अब इसके बाद कार्बन कितने हैं 6 और कैसा है, किस प्रकार का है बताइए। एकल बंध। देखिए सभी कार्बन में एकल बंध आ रहे हैं। ठीक है ना, सभी कार्बन में एकल बंध आ रहे हैं तो हेक्सेन। वेरी गुड। और इसके बाद अंत में मुख्य क्रियात्मक समूह का पोजीशन और उसका अनुलग्न। तो 1 और अनुलग्न लिखते हैं ओइक अम्ल। वेरी गुड। बताइए एक और उदाहरण हम देखते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं एक और उदाहरण देखते हैं। अब जैसे ही हमने किसी कार्बनिक यौगिक को देखा और देखते में सबसे पहले देखना है कौन सा क्रियात्मक समूह यहां है, यहां है, नहीं यहां। यस ये OH। देखिए OH कहां आ रहा है, एल्कोहल। क्या आ रहा है, एल्कोहल। अब देखिए नामांकन करते हैं। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। यानी इधर से भी पोजीशन 3 मिल रही है इसे और इधर से भी 3 मिल रही है। कोई भी ले लीजिए आप, दोनों सही है। तो अब देखिए क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया आपका मुख्य क्रियात्मक समूह। ठीक है। और 5 कार्बन है और सभी कार्बन में एकल बंध है तो पेंटेन। और पोजीशन क्या है 3। और एल्कोहल का देखिए अनुलग्न क्या लिखते हैं ऑल। क्या लिखते हैं 3 ऑल। वेरी गुड। उतारिए इसे।